नमस्कार साथियों, मैट्रिक परीक्षा 2023 में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं आज बताने वाला हूं आपको। ये 2022 में जो मैट्रिक परीक्षा में गणित का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न 40 नंबर का पूछा है, तो इसका आज मैं हल आप लोगों को बताऊँगा। क्यों आप लोग देख ले कि इसी पैटर्न में प्रश्न पूछेगा। ये सारा प्रश्न तो नहीं आएगा, 10% प्रश्न आ सकता है इससे, लेकिन आपको अंदाज़ा पता चल जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और इसी प्रकार का सिर्फ इसका स्वरूप चेंज कर देगा। प्रश्न लगभग आएगा मिलता जुलता। तो आप लोगों के लिए मैं आज पिछले 2022 में जो 40 अंक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा है, उसका मैं आज आपको हल करके बताऊंगा। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको वीडियो आसानी से मिले। अभी मैं आपको मैट्रिक परीक्षा का तैयारी करवाऊंगा हर सब्जेक्ट का। तो आज हम लोग हल करके देखते हैं एक एक नंबर का प्रश्न। तो ये प्रश्न है, पहला नंबर का क्वेश्चन है 120 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 2 छक्के 12, 2 शून्य 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंच 10 और 3 पंच 15। तो यहाँ हो गया आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंच 120, यानी इसका 120 का करेक्ट आंसर हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 का मान क्या होगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 तिया कितना होता 72। तो 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो गया 2। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है 6 और 20 का एचसीएफ है। तो 6 का हम जानते हैं, 6 का जो गुणनखंड होता है वो होता है अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3, और 20 का हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 5। तो इस तरह हम एचसीएफ देख सकते हैं, जो दोनों में होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2। तो ये हो गया 6 और 20 का एचसीएफ हो गया 2, जो कि 1 नंबर में दिया है, ऑप्शन 1 है, यानी 3 का आंसर राइट आंसर हो गया 1 यानी 2। 4 नंबर में पूछा है क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। यानी m जो है आपका कोई भी पूर्णांक है, यहाँ कोई भी पूर्णांक डालने से वो आपका क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। तो यहाँ m की जगह अगर हम 0 डालेंगे, 1 डालते हैं, अगर m की जगह 1 डालते हैं तो विषम संख्या है, अगर 2 डालेंगे तो 2 बन जाएगा, जो कि सम संख्या है। यहाँ पर अगर m की जगह 1 पुट करते हैं, 2 एकम 2 यानी सम संख्या है, 2 डालने से 4 आ रहा है, वो भी सम संख्या है। यहाँ पर अगर 1 डालते हैं, 1 1 2 वो सम संख्या हो जाएगा, 2 डालने से आपका 3 होगा, जो कि विषम संख्या है। लेकिन क्या होना चाहिए, सिर्फ विषम होना चाहिए। यहाँ हम कोई भी पूर्णांक डालेंगे तो इसमें आपका विषम आएगा। देखिए 2 एकम 2 और 1 3, 2 डालते हैं m की जगह, 2 दूनी 4 और 1 5, वो भी विषम संख्या है। तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो गया 4, यानी 2m + 1। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, 5वां नंबर का क्वेश्चन है y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमें देखना ये जो ग्राफ है आपका, ये x अक्ष को यहाँ पर 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु पर कट कर रहा है, इसलिए 5 नंबर का राइट आंसर हो गया 3, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, बहुपद x² - 3 का शून्यक है, शून्यक ज्ञात करना। तो हम लोग क्या करेंगे, x² - 3 बराबर 0 के साथ बराबर कर देंगे, और इसको हम x² 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर बराबर 0 करेंगे, और a² - b² क्या होता है, a + b × a - b, यानी x - √3 = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा एक बार x + √3 = 0, और एक बार हो जाएगा x - √3 = 0। तो यहाँ से आगे आपका x का वैल्यू आ जाएगा -√3, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका √3। तो x² - 3 जो बहुपद है इसका शून्यक है -√3 और 3, जो कि आपका 3 नंबर में है, यानी 6 नंबर का राइट आंसर हो गया 3। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है।
तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपके पास है -3 और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा 2 है। तो हम लोग जानते हैं जो द्विघात बहुपद होती है वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ हो गया x² अल्फा प्लस बीटा है -3, तो यहाँ माइनस माइनस आपका हो जाएगा +3x और अल्फा प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा 2 है। तो इस तरह हो गया आपका बहुपद बन गया x² प्लस 3x प्लस 2, यानी x² प्लस 3x प्लस 2, यानी पहला 7वां का आंसर हो गया पहला नंबर x² प्लस 3x प्लस 2। 8वां नंबर का क्वेश्चन है यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं है। एक अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, 2 हल है। हम लोग जानते हैं यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता तो इसमें कोई भी हल नहीं होता है। तो 8 नंबर का राइट आंसर हो गया 1, यानी कोई हल नहीं है। 9 नंबर का क्वेश्चन है रेखिक समीकरण युग्म 2x माइनस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम x की जगह 2 पुट करते हैं, 2 दूनी 4 और y की जगह -1 डालते हैं, तो माइनस प्लस, यानी ये हो गया आपका 4 + 1 यानी 5। इसको सेटिस्फाइड कराइए। इसको देखते हैं, यहाँ x की जगह 2 पुट करते हैं, 3 दूनी 6 और y की जगह आपका -1 पुट करते हैं, 2 एकम 2 -2 यानी 3 यानी 6 -2 4। ये सेटिस्फाइड करा तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 9 का करेक्ट आंसर हो गया 1। या हम इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, हम लोग प्रतिस्थापन विधि से या हम लोग विलोपन विधि से। अगर विलोपन विधि से हम ये करेंगे तो इसको एक काम करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं पहला ही क्वेश्चन को, तो हम लोग का समीकरण बन जाएगा। पहला समीकरण हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू हो गया 10 और ये हो गया आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू आपका 4। तो ये 2y कट गया, 4x और 3x हो गया 7x और इधर हो गया 14। तो x इज इक्वल टू 14/7 यानी हो गया आपका 2। अब x का मान यहाँ रखते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने से 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 माइनस y इज इक्वल टू हो गया 5। तो माइनस y इक्वल टू हो गया 5 माइनस 4। तो माइनस y इक्वल टू हो गया -1, ये कट गया तो y बराबर 1। x आया 2 और y आया 1। y आ रहा आपका सॉरी 5 - 4 1 होता है या सॉरी, तो y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर -1। तो ये जो कि है आपका x बराबर 2 और y बराबर -1। राइट, 9 नंबर का राइट आंसर हो गया 1। 10 नंबर है रेखिक समीकरण युग्म जिसका हल है कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं 10 ये रेखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है उसको कहलाता है, वो क्या होता है संगत। 10 नंबर का हो गया आपका राइट आंसर हो गया 1 संगत। 11 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं समीकरण युग्म 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 के कितने हल होंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं a1/a2 निकालेंगे, यानी a1/a2 यानी 3y/2। फिर b1/b2 कैलकुलेट करते हैं। b1 है यहाँ पर 2 और b2 है आपका -3 यानी -2/3। फिर c1/c2 निकालते हैं यानी 5/7। तो वी कैन सी यहाँ देख सकते हैं हम लोग a1/a2 है 3/2 और b1/b2 है -2/3, जो कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। ये वाला कंडीशन यहाँ आ रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें क्या होता है अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय मतलब केवल एक हल, यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 का राइट आंसर 1। 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका समीकरण निकाय 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0 और 2x माइनस ky माइनस 2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं ये अद्वितीय हल के लिए जो कंडीशन है वो है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर a1 है आपका 2 और b1 भी है आपका 2 नॉट इक्वल टू b1/b2। b1 है यहाँ पर आपका
1 और B2 है यहाँ पर -k। तो यहाँ पर हो गया आपका -2k नॉट इक्वल टू 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -2। तो यहाँ पर आ जाएगा k नॉट इक्वल टू -1, k नॉट इक्वल टू -1। समीकरण निकाय 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0 और 2x माइनस के वाई -2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने के लिए। तो अद्वितीय हल का हम लोग कंडीशन जानते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 यहाँ पर 2 था और a2 भी आपका 2 था और यहाँ पर b1 है आपका 1 और b2 है -k। तो यहाँ 1/-k। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ क्रॉस इसे आप कैंसिल भी कर सकते थे, तो 1/1 आएगा, यानी k नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है आपका -1। यानी इसमें अद्वितीय हल होने के लिए k का मान -1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे k का वैल्यू आ रहा k नॉट इक्वल टू -1। तो यहाँ क्वेश्चन जो है आपका रॉन्ग है। यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए समीकरण निकाय 2x प्लस वाई -6 बराबर 0 और 2x माइनस के वाई -2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान नहीं है। k का मान क्या नहीं होना चाहिए जिससे ये क्या हो जाए, अद्वितीय हल। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, इसमें k का वैल्यू नॉट इक्वल टू यानी k का मान -1 नहीं होगा, तब ये अद्वितीय हल होगा। तो इसका 12 नंबर का राइट आंसर हो गया 1 नंबर, जो कि है -1। 13 नंबर का क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत रैखिक समीकरण का युग्म यानी जो हम ग्राफ खींच रहे तो समीकरण का आपका असंगत है, तब इसके आलेख की रेखाएं होंगी। ये क्या रेखाएं होंगी, आपका समानांतर। तो 13 का राइट आंसर हो गया 3 नंबर, यानी समानांतर। 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो अगर हम इसको देखते हैं x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x - 3, इसको अगर तोड़ेंगे a-b का होल स्क्वायर में, तो यहाँ x² आएगा, इधर तो कहीं x² नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण को निरूपित करेगा। दूसरा नंबर क्या है, x × x² यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा नंबर में आप देख सकते हैं x² प्लस x प्लस 8, इधर हो गया आपका x² -4। तो यहाँ भी x² कट गया, यहाँ दोनों पक्ष में आपका x² कट रहा, जो कि आपका यहाँ -4 इधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण को निरूपित नहीं कर रहा, इसलिए 14 नंबर का राइट आंसर हो गया 2। अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण में विविक्तर का मान। तो यहाँ आप देख सकते हैं विविक्तर क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ b क्या है आपका -5 है, तो -5 का हो गया स्क्वायर -4ac, ये हो गया 3c हो गया 2। तो -5 का वर्ग हो गया 25, 4 × 12, 12 दूनी 24। तो ये 25 में -24 कितना हो गया आपका 1। तो इस तरह आपका ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 15 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हो गया आपका 1, यानी 15 का ऑप्शन 1 में ही 1 है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि b² - 4ac ग्रेटर देन 0, b² - 4ac लेस देन 0, b² - 4ac इक्वल टू 0, और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं ये द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, कब होंगे, जब b² - 4ac इक्वल टू 0, यानी 16 नंबर का राइट आंसर हो गया 3, b² - 4ac इक्वल टू 0। 17 नंबर का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² - 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो यहाँ पर हम विविक्तर निकालते हैं, यानी b² - 4ac। तो यहाँ पर b कितना है आपका -5 है, 5 का स्क्वायर -4ac, ये है आपका 2 और c है आपका 3। तो ये हो गया आपका 25, 4 दूनी 8, 8 × 24, जो कि आपका 1 आ रहा है। तो यहाँ b² - 4ac जो है आपका 0 से बड़ा है, तो क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो वास्तविक यहाँ समान है नहीं होगा, ये वास्तविक और असमान, यहाँ 2 नंबर हो गया। 17 का राइट आंसर हो गया
2 वास्तविक एवं असमान। 18 नंबर का क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के मूल समान है तो k का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं अगर मूल समान है तो क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो यहाँ b क्या है, k है, k स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो गया 0। तो k स्क्वायर 4 दूनी 8 तिया 24 बराबर हो गया 0। तो k स्क्वायर बराबर हो गया 24, इसलिए k का वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 24। रूट है तो हमें प्लस माइनस दे सकते हैं, प्लस माइनस, और रूट 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे रूट 24 है तो 24 को हम लिखेंगे 4 इंटू 6, यानी 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, यानी 2 रूट 6। इस तरह k का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 2 रूट 6। इस तरह 18 नंबर का राइट आंसर हो गया 3 प्लस माइनस 2 रूट 6। 19 नंबर का क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 10 बराबर 0 के एक मूल माइनस 2 हो तो k का मान क्या होगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या करें, एक मूल माइनस 2 है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अगर इस द्विघात समीकरण का मूल माइनस 2 है तो इसको जरूर ये सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्टि करेगा, यानी LHS इक्वल टू RHS होगा। तो ये माइनस 2 डालेंगे, जैसे x में हम माइनस 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर माइनस k इंटू माइनस 2 माइनस 10 बराबर 0। तो ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस 2k माइनस 10 बराबर 0। तो इस तरह क्या हो गया 2k 4 माइनस 10 माइनस 6 बनता है, तो इसलिए k हो गया आपका माइनस 6/2, माइनस 6/2 हो गया माइनस 3। तो यहाँ पर k का मान आ रहा माइनस 3, तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में है माइनस। 19 का राइट आंसर हो गया 1 माइनस 3। 20 नंबर का क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। तो इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है, क्या है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर क्या है आपका 0 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, 2 छक्के 12। हम लोग गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं या द्विघात सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर गुणनखंड विधि से करेंगे तो 2 छक्के कितना 12 और 4 तिया क्या होता है आपका 12 होता है। तो 6x² माइनस x को लिखेंगे माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x को आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3x माइनस 2, यहाँ प्लस 1 और यहाँ हो गया 3x माइनस 2। तो इस तरह एक गुणनखंड हो गया 3x माइनस 2, दूसरा हो गया आपका 2x प्लस 1 बराबर 0। एक बार 3x माइनस 2 को 0 के साथ बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2/3, और एक बार बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1/2, यानी 2x प्लस 1 को 0 के साथ बराबर करेंगे तो आएगा x का वैल्यू माइनस 1। तो 2 मूल हुआ, एक तो 2/3 और एक तो आया माइनस 1/2, यानी 2/3 है, 2/3 है और माइनस 1/2। यही देखिए 20 नंबर का जो राइट आंसर हो गया वो 1 हो गया, 2/3 और माइनस 1/2। 21 नंबर का क्वेश्चन है AP 3333 का सार्वअंतर क्या है। तो यहाँ देखिए पहला पद जो है दूसरा पद भी वही है, तीसरा पद भी वही है, चौथा पद भी वही है। तो सार्वअंतर क्या होता है हम लोग जानते हैं, सार्वअंतर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है आपका 3 है, पहला पद भी 3 है, तो क्या हो गया 0। तो 21 नंबर का राइट आंसर हो गया 0, यानी 3 नंबर का ऑप्शन। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि एपी का प्रथम पद 10, एपी का जो प्रथम पद है, एपी का जो प्रथम पद है वो क्या है 10 है। तो ए बराबर हो गया 10, सार्वअंतर 10 है, तो डी भी हो गया हम लोग का 10। ठीक है, तो दूसरा पद ज्ञात करें। तो दूसरा पद क्या होता है A2 क्या होता है a प्लस डी। तो ए भी 10 है, डी भी 10 है, तो कितना हो गया आपका 10 10 20। 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो गया बी। 23 नंबर का क्वेश्चन है यदि एक एपी में यदि ए बराबर 7 है और डी बराबर 3, ए मतलब पहला पद 7 दिया है, डी कॉमन डिफरेंस 3 है, एन है, एन आपका 8 है, एन का मान ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं जो एन होता है वो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन मेरे पास 8 है, मतलब 8वां पद ज्ञात करना, यानी ए प्लस 7d। ए मेरे पास कितना है 7 है, 7 इंटू डी कितना है 3 है, तो 7 7 या 21, 7 और 21 बन गया मेरा 28। तो इस तरह 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो गया 3, यानी 28। 24 नंबर का क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात करें। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो 3 के प्रथम 5 गुणज हम इसे लिख भी सकते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणज 3 है, आपका 6 है, फिर आपका 9 है, फिर
12 है, फिर 15 है। इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं हम लोग AP का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो दिस इज एन AP, ये AP है जिसमें पहला पद कितना है आपका 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 - 3, 6 - 3 वो भी 3 है। पदों की संख्या कितना है 5 बोला है, 1 2 3 4 5, तो n बराबर आप 5 भी कर सकते हैं। तो हम Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn बराबर क्या होता है n/2 a + l भी लिख सकते हैं। n यहाँ पर कितना है 5 × 5 5/2, और पहला पद कितना है मेरा 3, और l है लास्ट टर्म कितना है 15। तो ये हो गया आपका 5/2, 3 और 15 हो गया हम लोग का 18। तो 2 नमा 18, 5 नमा हो गया 45। तो 24 का करेक्ट आंसर हो गया आपका 45, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सभी वृत्त डैश होते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो वृत्त है छोटा भी हो सकता है, वृत्त बड़ा भी हो सकता है। तो इसमें सभी जो वृत्त है आकार सेम रहता है, सर्वांगसम तो हो ही नहीं सकता है। सभी वृत्त क्या होगा समरूप होगा, तो सभी वृत्त क्या होंगे समरूप होंगे। 25 नंबर का करेक्ट आंसर हो गया आपका 2 समरूप। 26 नंबर में क्या है, आकृति में DE समानांतर BC है, DE पैरेलल है किसके साथ BC के साथ, और हमें क्या ज्ञात करना है EC ज्ञात करना है। तो हम लोग थेल्स प्रमेय में जानते हैं, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय में त्रिभुज ABC में DE समानांतर है BC के साथ। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा हम लोग जानते हैं AD/DB बराबर AE/EC, यू कैन राइट E/EC। तो यहाँ पर AD कितना है 1 है, DB कितना है 2 है, AE है आपका 1.5, और EC हमें कैलकुलेट करना है। तो इस क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर देते हैं, EC × 1 EC, इधर हो गया 2 × 1.5, तो 15 दूनी 30, यानी 3.0, यानी 3 सेंटीमीटर। तो 26 नंबर का राइट आंसर हो गया 1 नंबर, जो कि 3 सेंटीमीटर है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोला है, आकृति त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP, त्रिभुज ABC QRP के साथ समरूप है। तो समरूपता कसौटी क्या है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो AB है वो क्या है, इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा है AB, और इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा है आपका QR, AB/QR। तो AB/QR, AB कितना है 2 है, और QR कितना है 4 है, जो कि 1/2। इसकी सबसे बड़ी भुजा कौन है AC, इसकी सबसे बड़ी भुजा कौन है PQ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, और आपका यहाँ सबसे बड़ी भुजा 3/6 हो गया आपका 1/2। अगला क्या है, तीसरा भुजा BC है, BC बाय यहाँ पर कौन है PR, सॉरी PR, BC का संगत था PR, यानी 2.5/5, जो कि ये भी आएगा 1/2। तो यहाँ पर क्या आ रहा है AB/QR बराबर AC/PQ, सब यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की संगत भुजाएं क्या है समान अनुपात में है। तो ये क्या होगा आपका, हम लोग जानते हैं भुजा यानी S से क्या होता है समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। तो 27 का हो गया आपका 2 नंबर का आंसर हो जाएगा SSS। 28 नंबर में आते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में त्रिभुज ABC में कौन A बराबर कौन D है, त्रिभुज B बराबर F है, कौन C बराबर A। तो यहाँ से हो तो यहाँ पर क्या होगा, देखो त्रिभुज A जो है, त्रिभुज यहाँ A है, सॉरी यहाँ कौन A है, त्रिभुज ABC का यहाँ कौन A है, और यहाँ पर इसका कौन है DE का D है। तो यहाँ पर आपका B है, यहाँ पर कौन है F है, यहाँ पर C है, यहाँ पर कौन है E है, ऐसे संगत है आपका। तो इस तरह त्रिभुज ABC समरूप होगा DFE के साथ, DFE के साथ। तो यहाँ पर DFE यहाँ है आपका 28 नंबर करेक्ट आंसर हो गया 3।
त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, सॉरी हाँ सही है, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा डी एफ ई के साथ। क्लियर हो गया। उनतीस नंबर का क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो हम लोग जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ जो है भुजाओं का अनुपात 4:9 है, 4/9, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका वर्ग हो जाएगा, यानी 16/81, यानी 16:81, यानी 16:81 ये हो गया। 29 नंबर का करेक्ट आंसर हो गया 4, यानी 16:81। 30 नंबर का क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 सेंटीमीटर है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो शेष भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज है, इसमें हमें क्या दिया है, तो समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण आपको जो दिया है, कर्ण दिया है आपको 13 सेंटीमीटर है, और कोई भी भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में जो होता है कर्ण का वर्ग है ना, दो भुजाओं के वर्गों के योग के साथ बराबर होता है। तो यहाँ पर AC दिया है 13 सेंटीमीटर, मान लीजिए BC दिया है 12 सेंटीमीटर, हमें AB निकालना है। तो AB क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं AB बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर AC कितना है, AC है आपका 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर हो गया 169 और ये हो गया 144, तो ये हो जाएगा आपका 25, यानी 25 का हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 30 का करेक्ट आंसर हो गया 2, यानी 5 सेंटीमीटर। 31 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AB है 6√3 सेंटीमीटर, AB है 6√3 सेंटीमीटर, AC है आपका 12 सेंटीमीटर और BC क्या है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इस त्रिभुज ABC में सबसे बड़ी भुजा AC है 12 सेंटीमीटर, इसको छोड़कर बाकी दो भुजाओं की लंबाई है, इसका वर्गों का योग निकालते हैं, यानी हम निकालेंगे AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो यहाँ AB कितना है आपका 6√3 है, 6√3 का स्क्वायर, और BC है आपका 6 है। तो यहाँ पर 6√3 का वर्ग कितना होगा, 6 6 36, 36 दिया हो गया आपका 108, यानी 10 कितना हो गया 8, और 6 का वर्ग हो गया 36, 108 और 36 हो गया आपका 144, और 144 किसका वर्ग होता है, हम लोग जानते हैं 12 का वर्ग होता है, और 12 क्या है आपका AC है। तो इस तरह इस त्रिभुज ABC में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के साथ बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर त्रिभुज ABC जो हम लोग का है, ये आपका जो त्रिभुज ABC है ABC, यानी ये AC सबसे बड़ी भुजा है, और हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का विलंब से जानते हैं यदि किसी त्रिभुज में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर है, तो AC जो है ये सबसे बड़ी भुजा है, इसके सम्मुख वाली जो कोण होगी वो क्या होगी, समकोण होगी, यानी 90 डिग्री। यानी 31 नंबर का जो राइट आंसर हो गया 2 हो गया, वो 90 डिग्री। 32 नंबर का क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है। ये वृत्त है, ये आपका केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ से जीवा स्टार्ट करता है, ये जीवा बढ़ते जा रहा, तो सबसे बड़ी जीवा होगा जो केंद्र से आपका पार हो रहा है। सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो 32 नंबर का राइट आंसर हो गया 3। 33 नंबर का क्वेश्चन है, बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको एक वृत्त दिया है, इसका केंद्र मान लेते हैं O है, और बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ बनाते हैं। ये आपका एक वृत्त है, इसका केंद्र आपका O है, और यहाँ एक बिंदु P है, P से वृत्त तक स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है आपका 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। और बोला है केंद्र से P तक की दूरी, केंद्र से P तक, ये जो है आपका केंद्र से P तक की दूरी है वो कितना है आपका 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ A है, तो वृत्त की त्रिज्या ये हुआ आपका वृत्त की त्रिज्या, हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये आपका OA। तो यहाँ हम जानते हैं स्पर्श रेखा और यहाँ पर जो त्रिज्या मिलाते हैं यहाँ पर कितना होता है 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये आपका कर्ण हो गया OP। तो यहाँ पर क्या होगा OA का वर्ग प्लस AP का वर्ग, यानी OA का वर्ग प्लस AP का वर्ग हो जाएगा आपका OP का वर्ग।
तो हमें क्या निकालना, OA निकालना है, इसलिए OA का वर्ग हो गया आपका OP का वर्ग माइनस AP का वर्ग। तो यहाँ OP कितना है, OP हो गया आपका, OP है 25 है, 25 का वर्ग, और AP है आपका, AP 24 है, यानी 24 का वर्ग। 25 का वर्ग हो गया 625 और ये हो गया 576, 24 का वर्ग। ये घट कर कितना हो जाएगा आपका 49। 49 किसका वर्ग होता है 7 का वर्ग। तो OA का वर्ग हो गया 7 सेंटीमीटर, तो OA हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितना होगी 7 सेंटीमीटर। 33 का राइट आंसर हो गया 1 यानी 7 सेंटीमीटर। 34 नंबर का प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो ये आपका वृत्त है, वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु है, तो प्रत्येक बिंदु पर हम क्या कर सकते हैं स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु हैं, इसलिए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं अपरिमित रूप से अनेक। तो 34 नंबर का राइट आंसर हो गया 4 अपरिमित रूप से अनेक। 35 नंबर में पूछा है, दी गई आकृति में OP बराबर 5 सेंटीमीटर। OP जो है आपका 5 सेंटीमीटर है। PA कितना है 3 सेंटीमीटर है। हमें OA की लंबाई ज्ञात करना है, यानी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। तो यहाँ भी वैसे ही होगा, OA ये आपका कर्ण हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री है मतलब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका OP का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर क्या होगा OP स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर। तो यहाँ पर OP कितना है, OP है आपका 5 यानी 5 स्क्वायर, और PA या AP जो भी बोलिए यानी 3। 5 का वर्ग हो गया 25, 3 का वर्ग 9, ये हो गया 16 होता है 4 का वर्ग। इस तरह OA हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो इसलिए 35 नंबर का राइट आंसर हो गया 2 यानी 4 सेंटीमीटर। 36 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या r वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है। तो हम लोग जानते हैं जो त्रिज्याखंड होता है थीटा कोण वाले केंद्रीय कोण वाले त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है यानी थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर 360 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है थीटा पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर में है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। यानी 36 का राइट आंसर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। 37 नंबर का क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ केंद्रीय कोण हमें कितना दिया है, केंद्रीय कोण दिया है आपका 60 डिग्री और त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, क्या होता है थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा कितना है आपका 60 है, तो 60 बट्टे 360 पाई हो गया आपका 22/7 और त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 6 है तो 6 का स्क्वायर। तो यहाँ 0 0 कट गया, 6 छक्के 36, यहाँ 1 तो 6 कट गया तो बचा यहाँ 22/7 गुना 6। तो यहाँ पर हो गया आपका 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 37 का राइट आंसर हो गया 3 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 38 नंबर का क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो यहाँ पर थीटा कितना है आपका 60 डिग्री और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आर कितना है 21 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो चाप की लंबाई होती है उसका फार्मूला क्या है, यानी केंद्रीय कोण अगर थीटा बन रहा तो यहाँ चाप की लंबाई का फार्मूला क्या है थीटा बट्टे 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ पर सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो थीटा यहाँ पर कितना है आपका 60 है, 60/360 और 2 इंटू पाई हो गया आपका 22/7 और ये हो गया 21। तो यहाँ कट गया 0 0 6 छक्के 36, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, 7 7 भी कट गया तो आ गया आपका 22 सेंटीमीटर। तो 38 का राइट आंसर हो गया 3 यानी 22 सेंटीमीटर। 39 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर क्या है आपका देख सकते हैं, एक वृत्त है
और ये इसका केंद्र है। यहाँ पर क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये लघु वृत्तखंड है, ये जो लघु वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल हमें दिया है और हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसका निकालना है। तो इसका क्या करें, ये पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से हम क्या करेंगे, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो पाई क्या हो गया मेरा 22/7 और आर क्या है 7 है, यानी 7 का वर्ग -14। तो यहाँ 7 का वर्ग 49, यानी 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, और ये घटा देते हैं तो कितना हो गया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह 39 नंबर का करेक्ट आंसर हो गया आपका 140 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अंतिम क्वेश्चन है आपका, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को एक सापट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का कोण क्या होगा। तो यहाँ 8 ताने हैं, तो ये हम देख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, ये छतरी को एक सापट वृत्त मानते हैं, तो वृत्त, ये जो वृत्त बिंदु के चारों ओर कोण होगा वो कितना होगा आपका 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 9 36, यानी 90, 245। इस तरह कितना हो गया आपका 45 डिग्री। तो 40 नंबर का राइट आंसर हो गया 2, यानी 45 डिग्री।